2 हार्मोन बनाएंगी, ये आपको याद रखना ही है। और भी हार्मोन है, मेनली इनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आप, ये दोनों हार्मोन कहाँ पे जाएंगे, यूट्रस के अंदर। तो 16 अक्टूबर को किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, फर्स्ट डे है, ठीक है, फर्स्ट डे है 16 अक्टूबर को। तो जो हमारा ब्रेन है वो कौन कौन से हार्मोन बना रहा है, FSH एंड LH, इतना क्लियर है। FSH एंड LH इसने बनाया। अब ये दोनों के दोनों कहां पे जाएंगे, ओवरीज के अंदर। ओवरीज में जाके क्या करेंगे, 2 हार्मोन बनाएंगे, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेंगे, इतना समझ में आ रहा है ना। ये बनाएंगे एस्ट्रोजन एंड सेकेंड वन इज प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब ये दोनों हार्मोन कहां पे जाएंगे, यूट्रस के अंदर। यूट्रस में जाके क्या करेंगे, उसको अब हम देखेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ इतना कुछ हमें पढ़ना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करने हैं, फेजेस भी डिस्कस करनी पड़ेंगी। तो यूट्रस में देखो हम बोल रहे हैं पहला दिन मतलब 16 अक्टूबर को क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें यही पढ़ने को मिलेगा कि मेंस्ट्रुएशन हो रहा है मतलब ब्लीडिंग हो रही है। तो जो हमारी एंडोमेट्रियम है, ये हमारी एंडोमेट्रियम है, मान लीजिए इस तरीके से बना रही हूँ। देखो जब भी मैं इस तरीके से बनाऊं, इस तरीके से, तो मतलब क्या हुआ, कोई इतना ऊपर से और ये टूटते हुए नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। जब मैं ऐसे बनाऊं तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से शुरू करें तो यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इसका मतलब इसमें प्रोलिफरेशन हो रहा है, इतना आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बना रही है, इसका मतलब जो एंडोमेट्रियम है वो टूट रही है, डाउन आ रही है ना, इसका मतलब वो टूट रही है। अगर मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो आप समझ लेना कि वो बन रही है, ठीक है। क्लियर है इतना, ओके। देखो ये जो फर्स्ट डे है तो यहाँ से मान लीजिए आज ब्लीडिंग शुरू हो गई, ये ड्रॉप करके ये ब्लड निकल रहा है, ठीक है। ये जो हमारी एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम यूट्रस की, वो टूटी जा रही है, ठीक है। अब ये जो ब्लीडिंग है, मान लीजिए किसी फीमेल के अंदर 3 डेज की होती है, किसी के अंदर 5 डेज की, तो 3 to 5 आप याद रखिए। मान लीजिए हम 5 रख लेते हैं, ठीक है, 5 रख ली तो 16, 17, 18, 19 एंड 20, 1 2 3 4 5, 28 तक मान लीजिए ये ब्लीडिंग चली, ठीक है। मतलब एंडोमेट्रियम टूटी, ओके, एंड ब्लीडिंग हुई, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन बोल सकते हैं। ब्लीडिंग जब स्टार्ट होती है 1 से 3 दिन तक या 5 दिन तक, 7 दिन तक जब भी ब्लीडिंग होती है तो उसको एक नाम दे देते हैं। इस फेज को क्या नाम देंगे, मेंस्ट्रुएशन। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, थोड़ा छोटा लिखूंगी, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। नीचे लिख लेती हूँ मेंस्ट्रुएशन, दिखाई दे रहा है। मेंस्ट्रुएशन हो गया मतलब ये जो एंडोमेट्रियम है ये टूटे जा रही है, ये ब्लड की जो बूंदें हैं वो निकल रही है, मतलब ब्लड निकल रहा है। कहाँ से, वजाइना के थ्रू, बॉडी से बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब जैसे 5 दिन हो गए, 16, 17, 18, 19, 20, ओके, 5 दिन की ब्लीडिंग हुई एंड देन स्टॉप हो गई। तो अब क्या होगा, ये जो एंडोमेट्रियम टूट चुकी है तो उसमें क्या क्या होता है वो देखते हैं। जो हमारा FSH होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करेगा एंड LH क्या करेगा। तो देखो ये कहाँ पे जाएंगे, ओवरीज के अंदर। तो हमें ओवरीज के अंदर चलना पड़ेगा, ठीक है। ओवरीज के अंदर क्या होती हैं, फॉलिकल्स होती हैं। तो शुरुआत में हमारे पास इस तरीके से प्राइमरी फॉलिकल्स पड़ी हुई होती हैं। इसके अंदर जो मोती होता है, हम मोती बोल रहे हैं, प्राइमरी ऊसाइट पड़ा हुआ होता है, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल है। अब ये क्या करेंगे, FSH मेनली क्या करता है, इनको ग्रोथ कराने का काम करता है। ये प्राइमरी फॉलिकल, मैं ऐसे F से लिख रही हूँ, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल है, उससे क्या बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल ये प्रोलिफरेट करेगी एंड इस तरीके से, थोड़ा जल्दी ही बनाऊंगी, इसके अंदर ये प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है। अगर ये नहीं पता है तो प्लीज आप वो वाला वीडियो देखिए, इसे प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। एंड एक और लेयर इसने बना ली, ये जो लेयर बनाई इस तरीके से मैं बना रही हूँ, ये इसको बोलेंगे थीका लेयर। मतलब ये क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल, इस कंप्लीट को हम सेकेंडरी फॉलिकल बोल रहे हैं। तो प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल बनेगी, ठीक है। इस तरीके से ये टर्शरी फॉलिकल मतलब बीच में क्या आ जाएगा, एंट्रम आ जाएगा,
एंड जो थीका है ये थीका है ना, थीका सेल, थीका की लेयर बना दी, थीका लेयर, तो ये भी डिवाइड हो जाएगी, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। ओके, इस तरीके से मैंने बना दिया। ये क्या है, टर्शरी फॉलिकल। ओके, टर्शरी फॉलिकल। तो ये एफएसएच क्या करता जा रहा है, इनको डेवलप कर रहा है। कुछ टाइम तक तो ओनली एफएसएच करता है, कुछ फॉलिकल्स को वो प्रिपेयर कर देता है कि मतलब फटाफट चलिए आपको मैच्योर बनना है। इनके अंदर, सबके अंदर क्या पड़ा हुआ है अभी तक, क्या है इनके अंदर, प्राइमरी oocyte है। मतलब जो मोती हम बोल रहे हैं वो प्राइमरी है, वो मैच्योर नहीं है अभी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एफएसएच फॉलिकल्स को कम से कम 10 से 15 फॉलिकल्स को क्या करेगा, 10 to 15 या 15 to 20 फॉलिकल्स लेगा, 15 to 20 फॉलिकल्स को क्या करेगा, ये स्टिमुलेट कर देगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक खराब हो गई, उसने पूरा मतलब जब ये मैच्योर होएगी तो क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, ओवा बनेगा, मतलब सेकेंडरी oocyte बनेगी। जो हमारा बीच का जो मोती है सेकेंडरी oocyte बनेगा, मतलब ये मैच्योर हो जाएगा, उसको सेकेंडरी oocyte बोल रहे हैं। तो क्या होगा, अगर वो बाई चांस खराब हो गई, नहीं हो पाई, तो इसलिए वो क्या करता है, पहले से ही अपनी तैयारी करके चलता है कि 15-20 को या फिर 7-8 को मैच्योर बनाने का मतलब डेवलप करना शुरू कर देता है, उनको स्टिमुलेट कर देता है कि चलो आपको, आप में से किसी एक को चूज किया जाएगा, किसके लिए, ओव्यूलेशन के लिए। ठीक है, तो ये तैयारी तो कर देता है 15-20 की। अब जितनी भी स्टिमुलेट हो चुकी हैं उन सबको डीजेनरेट होना है, ये बात याद रखिए। जिनको भी इसने स्टिमुलेट किया उन सबको डीजेनरेट होना है। एक और चीज आपको याद होगी कि हमने देखा था जब प्यूबर्टी में लड़की होती है, प्यूबर्टी में होती है, ठीक है, तो उस टाइम में 60K से लेके 80K, मतलब 60,000 से 80,000 तक ही जो फॉलिकल्स होती हैं वो बची हुई होती हैं। ठीक है, मतलब oocyte इनके अंदर हम बोलें तो वो कितनी होती है, ओनली 60 से 80 होती हैं। इस तरीके से प्राइमरी फॉलिकल की तरीके से ये पड़ी हुई रहती हैं, मतलब इमेच्योर एग होता है इनके अंदर। ये जो प्राइमरी oocyte है ये प्राइमरी फॉलिकल के रूप में ही पड़ी रहती हैं सारे को, ये जो कंप्लीट है इसको हम फॉलिकल बोलेंगे। ठीक है, तो ये 60 से 80,000 होती हैं, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे इनमें से भी सिर्फ और सिर्फ 400 ही बचेंगी ईच ओवरी के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 400 ही बचेंगी ईच ओवरी के अंदर। उनको ही जाने का मौका मिलेगा, कहां पे, ओव्यूलेशन के लिए रेडी होने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, 15 से 20 को एक साथ में एक्साइट कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है कि चलिए आपको ओव्यूलेशन के लिए रेडी होना है। ठीक है, मतलब इनको मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाने का मौका मिल रहा है, ये जो साइकिल है उसको कंप्लीट करने का मौका मिल रहा है। अब क्या होगा, 15 से 20 यहाँ पे इसने बना तो दी, रेडी तो कर दी, लेकिन सिर्फ एक ही होगी जिसकी पूरी ग्रोथ होगी, और वो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी, एक ही होगी। तो आप सोचिए 15 से 20 जो बनी उनमें भी क्या होना है, डीजेनरेशन होना है, वो भी क्या हो जाएंगी, डीजेनरेट हो जाएंगी। ठीक है, ये मान लीजिए हमारी क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। ओके, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 15-20 में भी एक ही, कभी कभी 2 हो सकता है, नहीं तो एक ही क्या होगा इसमें जाएगी ओव्यूलेशन के लिए, मतलब प्राइमरी से लेके एंड ये जो मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी की तरफ सिर्फ एक ही जाएगी। तो जितनी भी बच गई 14-15, ठीक है, वो सारी की सारी खराब। तो एक तरीके से वेस्टेज हो रहा है। तो अब मैं आपको समझाना ये चाहती हूँ कि जो एफएसएच है जिनको रेडी करता है तो धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा। देखो जो ये एफएसएच है धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ रहा है। अब क्या होगा कि ये जो सेकेंडरी हमारी फॉलिकल है, इसमें जो सेल मैंने बनाई है थीका सेल, अब ध्यान से समझिए प्लीज। थीका सेल मैं इन सबको साफ करूंगी तो आप ये कहीं कॉर्नर में नोट करते चलिए। थीका सेल जो होती हैं, इसकी मतलब जो थीका लेयर है, तो इसकी जो थीकल सेल होंगी वो क्या बनाएंगी, जब ये एफएसएस इनके ऊपर काम कर रहा है, मतलब इनको डेवलप कर रहा है, तो ये जो थीका सेल बनी है, थीका सेल कहाँ पे बनती है, सेकेंडरी फॉलिकल में ही बनती है, याद रखिए ये चीज। तो थीका सेल एक हार्मोन बनाएंगी, कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन, एंड्रोजन। अब आप सोचेंगे एंड्रोजन तो मेल से रिलेटेड है, मेल हार्मोन बनाते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन, बट ये जो थीका सेल है ये क्या करेगी, एंड्रोजन बनाएगी एंड इसको भेजेगी ये जो अंदर वाली सेल्स हैं। ध्यान से देखो, अंदर कौन से सेल थे, अंदर
ग्रेन्युलोसा सेल्स, ठीक है। अब ये जो एंड्रोजन बना वो कहां पे गया, ग्रेन्युलोसा सेल्स में। जब ये ग्रेन्युलोसा में भेजेगा तो ये इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, एस्ट्रोजन में, एस्ट्रोजन में। अब एस्ट्रोजन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से, एस्ट्रोजन भी इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आया इतना कि जो हमारे सेकेंडरी फॉलिकल है इसने एस्ट्रोजन हार्मोन, सिंपली हम बात करें तो ये कहां से बन रहा है, ग्रेन्युलोसा जो सेल्स हैं यहाँ पे जो पड़ी हुई हैं, इनसे क्या बना, एस्ट्रोजन। मैं ये लिख रही हूँ, ठीक है। शुरुआत कैसे हुई पता चल गया। थिकल सेल में एंड्रोजन बनाया, एंड्रोजन कहाँ पे गया, यहाँ पे गया, जो इसकी ग्रेन्युलोसा अंदर की जो सेल्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे गया। यहाँ पे जाने के बाद ये कन्वर्ट कर दिया इसको किसमें, एस्ट्रोजन में, ठीक है। ओके, इसको साफ कर रही हूँ, फटाफट नोट कर लीजिए कहीं भी। ओके, तो यहाँ से एस्ट्रोजन बनना शुरू हो जाएगा। किसके इन्फ्लुएंस में, एफएसएच एक तरीके से काम कर रहा है इनके ऊपर, ठीक है। तो ये बना और एक और हार्मोन बनाया इसने, इनहिबिन। अब देखो, इसको पता है कि मैं ग्रोथ कर रही हूँ, ये जो फॉलिकल है इसको पता है कि मैं ग्रोथ कर रही हूँ। इसने एस्ट्रोजन बना लिया एंड एक और हार्मोन बनाया, इनहिबिन, ठीक है, एक और केमिकल बना लिया, इनहिबिन। तो अब ये क्या करेगा, ये एफएसएच को बोलेगा कि एफएसएच क्या कर रहा है, स्टिमुलेट्स को फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किए जा रहा है। तो मतलब बहुत बुरी तरीके से वेस्टेज हो रहा है, 15 से 20 एक्स्ट्रा ही मरे जा रही हैं। सिर्फ हमारे पास कितनी है, 400 हैं, इनको पूरी जिंदगी चलाना है, ठीक है। तो पूरी जिंदगी में हमें 400, जिंदगी में कितनी, कब तक चलाना है, मेनोपॉज तक, जब तक 40 ईयर्स 50 ईयर्स तक हमें इनको ही यूज करना है। इन्हीं को ओव्यूलेशन, इन्हीं से ओव्यूलेशन होगा, मतलब ओवा इन्हीं से बनाना है जब तक लेडी की लाइफ रहेगी। तो क्या होगा, मतलब बहुत सारा इस तरीके से अगर ये 15 20 30 अगर ये क्या करता रहे, स्टिमुलेट करता रहे, तो वेस्टेज हो जाएगा। अभी जो इनहिबिन है, अब साथ में देखो एक और बात आप समझ लीजिए, एफएसएच तो काम करता ही है, अब धीरे धीरे क्या करेगा, एलएच भी इनके ऊपर काम करने लगेगा। शुरुआत में कौन कर रहा है, एफएसएच मेनली, ठीक है। अब धीरे धीरे ये भी इसके साथ काम करने लगेगा, एलएच भी, ठीक है, कि मैं भी आपका साथ देता हूँ। ओके, तो दोनों मिलके इनके ऊपर काम कर रहे हैं, इनको ग्रोथ करवा रहे हैं, मैच्योरिटी की तरफ इनको लेके जा रहे हैं। अब इनमें जो हार्मोन बने, एक इनहिबिन की अगर मैं बात करूं तो इनहिबिन जाएगा यहाँ पे और इनको नेगेटिव फीडबैक देगा, क्योंकि अगर बहुत सारी फॉलिकल को स्टिमुलेट करते रहे एफएसएच मेनली, तो बहुत सारी फॉलिकल खराब हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, इनहिबिन जाके इनको नेगेटिव फीडबैक देगा कि आप फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमने एक फॉलिकल को चूज कर लिया है जो कि मैच्योर होने जा रही है, जिसको ओव्यूलेशन करना है। क्लियर है, ठीक है। तो यहां से जाएगा इनहिबिन, इसको नेगेटिव फीडबैक देगा एंड इसको भी, एंड दोनों का लेवल धीरे धीरे गिरने लगेगा, ठीक है, धीरे धीरे गिरने लगेगा। ओके, अब क्या होगा, यहां पे चले, जो हमारा एस्ट्रोजन था, मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेती हूं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। जो एस्ट्रोजन है ओवरीज के अंदर बने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे टर्शरी में तो और भी ज्यादा बनेगा एस्ट्रोजन, ठीक है, ये ग्रोथ हो रही है, एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बन रहा है। अब ग्रेफिन फॉलिकल तक आते आते एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बन गया, ठीक है, काफी बन गया। अब एस्ट्रोजन का लेवल हम किस तरीके से दिखा सकते हैं कि जो हमारा एस्ट्रोजन है इस तरीके से जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, सेकेंडरी आई तो बढ़ा, टर्शरी में और ज्यादा। एंड जब हमारी ग्रेफिन फॉलिकल है, यहाँ पे जीएफ मैंने लिखा है, ग्रेफिन फॉलिकल, यहाँ तक आते आते जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो एक पीक आती है, बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है, मतलब इस तरीके से ये बढ़ा। जब ग्रेफिन फॉलिकल बन गई तो ये बहुत अच्छे से बढ़ गया, ठीक है, एक पीक आ गई। थोड़ी सी शार्प और बना सकते हैं आप इसको, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से ये इसमें ग्रोथ हुई। यहाँ से ग्रोथ होना शुरू हो गई थी क्योंकि एस्ट्रोजन बनने लग गया था। ओके, थोड़ा सा और भी नीचे हम लिख सकते हैं इसको, ई ही लिख लेती हूँ, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के लिए पी, ठीक है। तो ये एस्ट्रोजन इस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब जो प्रोजेस्टेरोन है इसका रोल अभी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये इस तरीके से इसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है, बेचारा इस तरीके से चले जा रहा है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो
यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरीज के अंदर तो हमने पढ़ लिया कि क्या हुआ, ठीक है। अब जो हमारा यूट्रस है, फीमेल का यूट्रस है, उसके अंदर क्या चल रहा है, यहाँ पे ब्लीडिंग खत्म हो गई थी, ठीक है, 5वें दिन ब्लीडिंग खत्म हो गई थी। अब क्या होगा कि दोबारा से इसको बनना स्टार्ट करना है। तो ये जो एस्ट्रोजन बना है ये ऐसे ही नहीं बना, ये क्यों बना है, एस्ट्रोजन को किसमें जाना है, यूट्रस में, पढ़ा था ना अभी हमने, ये यूट्रस में जाएगा एंड माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो एंडोमेट्रियम है उसको इंक्रीज करेगा, उसके लेयर को थिक करता चला जाएगा, इसके अंदर प्रोलिफरेशन होगा, समझ रहे हैं। तो ये जो फेज है एक तरीके से ये वाली फेज, इसमें क्या हो रहा है सोचिए जरा, एक तो हो रहा है फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज। किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि इनमें जो ओवरीज हैं उनकी ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं उनको ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। अगर यूट्रस के रिस्पेक्ट में बात करें तो दोनों साथ साथ हो रहे हैं। देखो जो एस्ट्रोजन है वो यहाँ पे आके माइटोसिस कर रहा है, मतलब प्रोलिफरेशन कर रहा है, इसकी जो एंडोमेट्रियम है उसको मोटा बना रहा है, ठीक है, इसकी ग्रोथ कर रहा है। तो देखो ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है ना, तो ये इसकी ग्रोथ होती जा रही है एंडोमेट्रियम की। तो हम इसको लिख दें प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। इसके साथ ही हम यहां भी लिख सकते हैं, तो यहां पे जगह कम है, ठीक है, इसको हमने बोल दिया प्रोलिफरेटिव फेज एंड फॉलिक्यूलर फेज, दोनों ही नाम हो सकते हैं, यहीं पे लिख देती हूं प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। इतना क्लियर है। अब क्या होगा, दो फेज हमने पढ़ ली हैं, समझ में आ रहा है। एक तो मेंस्ट्रुएशन, इसमें सिंपल सा क्या था, कुछ हार्मोन्स आए, ये हार्मोन आए, इन्होंने इसके ऊपर एक्ट किया एंड मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, ओके। मतलब ये एंडोमेट्रियम जो है टूट रही है, समझिए एंडोमेट्रियम टूट रही है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उसके बाद ही खत्म हो गया तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू हो गया। कहाँ पे, ओवरीज के अंदर, किसके इन्फ्लुएंस में, एफएसएच के इन्फ्लुएंस में, ठीक है, एंड एलएच के इन्फ्लुएंस में, ओके। एस्ट्रोजन बना, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन इनको रोकता है कि और जो फॉलिकल्स है उनको स्टिमुलेट मत कीजिए, वेस्टेज मत कीजिए। उसके बाद क्या होगा, एस्ट्रोजन बहुत अच्छे से बन रहा है एंड ये कहाँ पे जाएगा, यूट्रस में जाएगा। यूट्रस में जाके जो बेचारी एंडोमेट्रियम टूट चुकी थी बुरी तरीके से, उसको धीरे धीरे माइटोसिस करके क्या करेगा, प्रोलिफरेट करेगा, उसको मोटा बनाता चला जाएगा, उसकी ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया प्रोलिफरेटिव फेज या फिर फॉलिकुलर फेज, दोनों एक ही साथ में चल रहे हैं ये काम, ठीक है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होने वाला है यहीं पे, ये जो हमारी ग्राफिन फॉलिकल है, ये जैसे एक बार तो क्या हुआ, नीचे आ गए इनके लेवल एफएसएच एंड एलएच के। अब ये जो ग्राफिन फॉलिकल है इसमें से ही तो सेकेंडरी oocyte निकलेगी, तभी तो ओव्यूलेशन होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, अचानक से जो एस्ट्रोजन है इसको एक पॉजिटिव फीडबैक देगा, मैं यहाँ पे प्लस लिख लेती हूँ, पॉजिटिव फीडबैक देगा एलएच को एंड एफएसएच को। एलएच एंड एफएसएच को पॉजिटिव फीडबैक देने से मतलब है इनकी जो इनका हम बोल सकते हैं कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन एकदम से बढ़ा देगा, ठीक है, इनके लेवल को एकदम से बढ़ा देगा। तो ये जो एफएसएच है इसके अंदर भी एक पीक आएगी इस तरीके से, एंड सेम इससे भी ज्यादा पीक, बहुत ज्यादा सर्च हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं एलएच सर्च, कि जो एलएच का लेवल है वो एकदम से उछाल में जाएगा, उसका लेवल एकदम से बढ़ेगा। कब, जब ये ग्राफिन फॉलिकल बन चुकी है, हमारी जो फॉलिकल है वो मैच्योर हो चुकी है, इसके अंदर जो एग है, हम बोल सकते हैं जो सेकेंडरी oocyte बनी है, मतलब जो फॉलिकल थी इसके अंदर एक मोती था, है ना, तो वो मैच्योर हो चुका है। तो मैच्योर है तो उसको बाहर भी तो निकालना पड़ेगा ना, है ना। यहाँ तक ओवरी की बात कर रहे हैं, यहाँ ओवरी की बात हो रही है, यहाँ पे यूट्रस की बात हो रही है। अब ये ओव्यूलेशन होना है, इसके लिए एलएच रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन के लिए, क्योंकि जो बर्स्ट होता है, जो एलएच का लेवल बढ़ेगा उसको हम बोलेंगे एलएच सर्ज, ठीक है। एलएच सर्ज जब होगा, देखो एलएच का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, इस एफएसएच का भी बढ़ा है लेकिन एलएच का बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो क्या होगा, ये ग्राफिन फॉलिकल क्या कर जाएगी, रप्चर हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी, और ये जो हमारा सेकेंडरी oocyte है ये बाहर निकल जाएगा। कैसे, एक तो ये क्या होगा, सेकेंडरी oocyte में एक न्यूक्लियस होता है, इसके बाहर एक लेयर होती है,
किसकी, नॉन सेलुलर लेयर जिसको हम बोलते हैं ज़ोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, इसको लेके ये बाहर निकल जाता है। कुछ ग्रेनुलोसस सेल्स भी यहाँ पे पड़ी हुई मिलती हैं इसके साथ में ही, तो इन सबको लेके ये बाहर निकल जाता है। कहाँ पे निकल जाता है कि देखो एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करवाती हूँ यहीं पे कि ये हमारा यूट्रस है, ठीक है। डायग्राम के लिए माफ़ करना, अच्छा नहीं बना, नॉर्मल सा मैंने बनाया है। देखो यहाँ पे ये क्या है, ओवरीज थी, इनके ऊपर ये क्या थी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इस तरीके से हमने बनाई थी। ये मान लीजिए क्या है, ये ओवरी थी, इनके अंदर हमारी जो ये है ग्राफियन फॉलिकल, ये बर्स्ट होती है, मतलब जो ये ओवरी है, मान लीजिए ओवरी है, तो इसके ऊपर ये जो उभार दिखाई दे रहा है, इस तरीके से कुछ उभार बन जाता है। जैसे कि कोई पिंपल होता है ना हमारे स्किन के ऊपर, वो उभर के बाहर निकल जाता है। तो इसी तरीके से जो ग्राफियन फॉलिकल है वो उभर के ऊपर आ जाती है। ये मान लीजिए अगर ओवरी है तो इसके ऊपर ये आ गई, ओके। अब क्या होगा, जब LH का लेवल बढ़ेगा तो ये बर्स्ट कर जाएगी, जो उभार निकला है जो पिंपल के जैसा वो फट जाएगा। फटेगा तो क्या होगा कि जो सेकेंडरी oocyte है ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये बाहर निकल गया, इसको ही हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोला, ओव्यूलेटरी फेज। LH सेल्स लिख लेना, ये जो मैंने इस तरीके से लाइन खींच दी, ठीक है। ये ओव्यू, कहाँ लिखूं, ओव्यूलेटरी फेज, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह की कमी है। ये यहां से फटा, ठीक है, फिम्बरी ने इसको कैप्चर किया। कभी कभी क्या होता है, फिम्बरी से कैप्चर नहीं भी हो पाता, और ये यहीं पे जो पेल्विक कैविटी होती है, ये सारा सिस्टम पेल्विक कैविटी में पड़ा है ना, तो कभी कभी क्या हो जाएगा कि ये जो पेल्विक रीजन है वहीं पे छूट जाएगा। मतलब कभी कभी कोशिश करता है किस तरीके से इसको पकड़ने की, ठीक है, पकड़ने की। फिम्बरी इस तरीके से करती रहती है कि आ जाओ, इसको लेके इसको कहाँ पे जाना है, जो ये है फेलोपियन ट्यूब के अंदर लेके जाना है। तो फिम्बरी इस तरीके से करती रहती है इसको पकड़ने के लिए। लेकिन ये बाई चांस नहीं पकड़ा जाए, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत रेयर होता है बट होता है, नहीं पकड़ा जाए तो ये डिजेनरेट हो जाएगा, मतलब पेल्विक जो कैविटी है वहीं पे गिर जाएगा, और जो हमारे फेगोसाइट्स होते हैं हमारी बॉडी में वो इसको खा जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ओव्यूलेशन एक तरीके से नहीं हो पाएगा, ओके, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, दैट मीन्स प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये फिम्बरी के थ्रू पकड़ा गया, और ये यहाँ पे एम्प्यूला में आ गया। देखो पहले क्या बताया जाता था कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो काफी टीचर अभी भी बताते हैं कि जो स्थमस है, ये स्थमस, इसके आगे चौड़ा सा जो पार्ट होता है एम्प्यूला, एंड ये क्या है, तो जो एम्प्यूला वाला रीजन होता है एंड स्थमस, जो जंक्शन दोनों का बीच का जो जोड़ है वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। काफी टीचर ऐसे बताते हैं, लेकिन जो आपकी बुक में अब लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियर है कि जो एम्प्यूला वाला रीजन होता है वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, अगर होगा तो, ठीक है। तो हमें तो क्या पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन करवाना नहीं है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन करना है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी कैसे, जब कोई फीमेल नॉन प्रेग्नेंट होगी, मतलब कोई प्रेग्नेंट फीमेल नहीं है, उसके अंदर ही ये साइकिल चलता है। जो प्रेग्नेंट हो चुकी है, जो अगर फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है 9 मंथ के लिए, ठीक है, वो नहीं होता है। ओके, इतना समझ में आया कि जो हमारा ओव्यूलेशन हो चुका, ये ओवा, ये फिम्बरी ने पकड़ा और यहाँ पे आ गया। ये ओवा नहीं बोल सकते एक तरीके से, इसको हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बोल रहे हैं, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन ये सेकेंडरी oocyte है, ये यहाँ पे आ गया, ओके। अब क्या होगा, मैंने बोला कि इसकी 2 किस्मत होती है, हमेशा ये बताती हूँ कि जो ओवा, जो ओव्यूलेशन हो चुका है, इसकी 2 किस्मत हैं। एक तो ये कि ये फर्टिलाइज हो जाए, यहाँ पे कोई स्पर्म आए, ठीक है, ये वेजाइना है, वेजाइना के थ्रू इस तरीके से कोई स्पर्म आए एंड इससे फ्यूज कर जाए एंड ये फर्टिलाइज हो जाए। लेकिन अगर ये फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, इसकी जो लाइफ होती है ना वो अबाउट होती है 24 डेज की, 12 to 24 आवर्स की, मतलब एक दिन की, 1 डे लिख लेती हूँ, 1 डे की इसकी लाइफ होती है। सेकेंडरी oocyte की सिर्फ और सिर्फ 1 दिन की लाइफ होती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो फीमेल होती है ना सिर्फ 1 दिन के लिए फर्टाइल होती है पूरे मंथ में, ठीक है। जो भी तामझाम किया है सिर्फ 1 दिन के लिए ही ये जो सेकेंडरी oocyte है वो जिंदा रहेगा। इसके दौरान अगर स्पर्म आ जाता है, इसकी लाइफ के ड्यूरिंग 1 दिन के दौरान आ जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसमें स्पर्म पहले से यहाँ पे पड़ा हो, क्योंकि स्पर्म 48 आवर्स तक जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो ओवा है वो सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स तक ही जिंदा रह सकते हैं, ओके। अगर यहाँ पे पहले से स्पर्म पड़ा है
एक दिन पहले का ही स्पर्म है तो वो उसको फर्टिलाइज कर सकता है। अगर क्या हो जाए कि मतलब हो सकता है कि उसी दिन इंटरकोर्स हुआ हो एंड साथ ही स्पर्म पहुंच जाए एंड ओवा हो वहां पे जो सेकेंडरी ओसाइट है तो भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें क्या पढ़ना है कि फर्टिलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा। दो टाइप की इसकी किस्मत होंगी इस सेकेंडरी ओसाइट की। पहली ये कि मेंस्ट्रुएशन चलेगा मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सेकेंड ये हम पढ़ेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन होगा। तो आज हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है, इसका मतलब हमें फर्टिलाइजेशन नहीं देखना, मतलब इसको डीजेनरेट ही होना है। जो हमारा सेकेंडरी ओसाइट यहाँ पे बना है, यहाँ पे इसका अब देखते हैं आगे क्या होगा। देखो ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये बाहर निकल गया, यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया। मैं ये रफ डायग्राम आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिलेट हुए इसलिए मैं बना रही हूँ, तो समझते चलिए। अब देखो ये जो है इसका जो पार्ट जो बच गया, ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ जो पार्ट है उसका क्या होगा, तो वो चेंज हो जाएगा किस में चेंज हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। हमने पढ़ा है जब हमने ओवरीज को अच्छे से डिस्कस किया था तब। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल थी ये चली जाएगी बेचारी, क्या बना लेगी, कॉर्पस ल्यूटियम। इस तरीके से कोई टूटी फूटी सी स्ट्रक्चर इसने बना ली, ठीक है, ये बन गई कॉर्पस ल्यूटियम। सीपी लिख रही हूँ, सॉरी, कॉर्पस सी ल्यूटियम एल, कॉर्पस ल्यूटियम इसने बना ली। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो बन गई है तो ये इसने ओवा बेचारे ने दे दिया, मतलब सेकेंडरी ओसाइट दे दी। उसके बाद कुछ बचा कुचा जो हिस्सा है वो क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम इसको हम बोल रहे हैं। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है खुश होती है, ये सोचती है, इसको पता ही नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये 7 दिन तक तो बड़े ही खुशी से अपनी जिंदगी बिताती है, ठीक है। एंड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, यहां तक एस्ट्रोजन क्या हो रहा था, एस्ट्रोजन निकल रहा था, ठीक है, इसका सीक्रेशन हो रहा था इन फॉलिकल्स के थ्रू। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गई, ओवा निकल गया, तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना शुरू करेगी। क्या मैं पी से लिख रही हूँ, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो अभी तक प्रोजेस्टेरोन का कोई रोल था ही नहीं। इसका रोल कब होता है, जब क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है। अब कॉर्पस ल्यूटियम जब बन गई इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है। इसको लगता है कि अब की बार प्रेगनेंसी होगी, तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करती है। तो हम देखेंगे कि अचानक से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना, बहुत ज्यादा इसका ये बना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। इस तरीके से बहुत ज्यादा उछाल आया प्रोजेस्टेरोन में एंड ये बनता रहता है। कितने दिन तक के लिए चलता है ये सब, कि जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है वो 7 दिन तक तो वेट करती है कि हो सकता है प्रेगनेंसी हो गई हो, तो ये मस्त तरीके से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निकालती रहती है। थोड़ी सी मात्रा में ये एस्ट्रोजन को भी निकालती है, ठीक है, थोड़ी सी मात्रा में एस्ट्रोजन को भी निकालती है। अब क्या होगा, 7 दिन इसको हो चुके हैं, ठीक है, 7 डेज हो चुके हैं। अब ये अभी भी खुश है कि हो सकता है प्रेगनेंसी हो गई होगी, खुश है, अपने आप को थोड़ा सा और साइज में इंक्रीज करती है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि और क्या करती है, अपने साइज में इंक्रीमेंट करती है। ये कॉर्पस ल्यूटियम थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है। कैसे कलर की होती है, येलो कलर की। इसको येलो बॉडी भी बोलते हैं, नोट कर लीजिए इन सब बातों को। इसको येलो बॉडी भी बोलते हैं क्योंकि ये येलो कलर की होती है, ठीक है। अब देखो ये कॉर्पस ल्यूटियम इसने अपना साइज और ज्यादा बढ़ा लिया और ये क्या कर रही है, बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन एंड थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन निकाल रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे यहीं पे इसने अपना साइज भी बड़ा कर लिया, ओके। 7 दिन तक और ये जिंदा रहेगी, 7 डेज, मतलब टोटल कितने हो गए, 14 डेज। 14 डेज तक इसने क्या किया, अपने आप में ग्रोथ की, अपने साइज को बढ़ाया कि हो सकता है प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है। तो क्या करेगा कि इसने प्रोजेस्टेरोन बनाया। प्रोजेस्टेरोन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन। अब आपको पता है इससे पहले प्रोजेस्टेरोन का कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। जब कॉर्पस ल्यूटियम बनी तो क्या हुआ, इसमें बड़ा तगड़ा उछाल आया, मतलब ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम भी सपोर्ट करता है, ठीक है। क्यों सपोर्ट करता है कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये जब तक जो एम्ब्रियो है वो जो फीमेल है
फीमेल इसकी ये जो एंडोमेट्रियम है, ठीक है, यहाँ पे एम्पुला में पड़ा हुआ है, यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये 7 दिन इसको यहाँ पे आने में लगेंगे, ठीक है, 7 दिन इसको आने में लगेंगे यहाँ पे, एंड बाद में ये क्या करेगी, एम्बिड होगी। तो जब तक ये प्रोजेस्टेरोन बनाती है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरोन क्यों बना रही है, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो एंडोमेट्रियम है उसको मेंटेन करने का काम करता है कौन, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन इसको प्रोलिफरेट करता है, इसकी ग्रोथ करता है, और जो मेंटेनेंस का जो काम है ना, मेंटेन करके रखने का काम, वो किसका होता है, किसका होता है, प्रोजेस्टेरोन का। इसलिए ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है 3 मंथ्स तक। एटलीस्ट जब 3 मंथ्स हो जाते हैं तब तक ये एंडोमेट्रियम को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखती है, एंड कॉर्पस ल्यूटियम उसके बाद ही शेड होती है, मतलब मरती है अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो। लेकिन हमें पढ़ना है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होना, तो ये बेचारे फालतू में खुश हो रही है, इसको 7 + 7 14 डेज हो गए। अब जब क्या हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये बहुत दुखी हो गई, एंड एक छोटी सी बॉडी बना ली जिसको हम व्हाइट बॉडी बोल रहे हैं, ठीक है, इसका नाम है कॉर्पस एल्बिकेंस, ए से लिख रही हूँ, कॉर्पस एल्बिकेंस इसने बना ली, व्हाइट कलर की बॉडी। ये डिजेनरेट हो गई, दुखी हो गई कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ओके, अब इन हॉर्मोन्स को समझते हैं। ये ओवरी का तो पूरा सिस्टम समझ में आ गया कि क्या क्या चेंजेस हुए। प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ा, ठीक है, अब धीरे धीरे ये इसका लेवल भी कम होना शुरू हो जाएगा। जब ये मरेगी तो इसको, मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम खुद मर गई तो प्रोजेस्टेरोन कैसे बनाएगी, तो इसका लेवल भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। एस्ट्रोजन है, ये एस्ट्रोजन भी बना रही थी, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा सर्ज आता है एक बार के लिए, एंड देन ये भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब सर्ज नहीं बोल सकते, इसमें थोड़ी सी एक पीक बनेगी एस्ट्रोजन की, एंड देन ये भी कम हो गया, क्योंकि जो हमारी जो कॉर्पस ल्यूटियम है वही मर गई, तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कौन बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा। एक और बात, यहाँ पे हमने छोड़ा था LH एंड FSH को, तो LH एंड FSH जो होते हैं, अब देखो LH का काम मेन क्या, तो यहाँ पे जो ग्राफिन फॉलिकल है उसको रप्चर करने का काम था किसका, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH का। अब ये ऑलरेडी जब ओव्यूलेशन हो गया तो इसका लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि इसको किसको रप्चर कराना है और किसी को नहीं, ओके, तो इसका लेवल कम हो जाएगा। कैसे बनाऊं, दूसरे कलर से बना लेती हूँ यहाँ से ताकि आप समझ पाए, ठीक है, तो ये इस तरीके से ये रप्चर हो गया, रप्चर होने के बाद इसका लेवल गिर गया, ठीक है, किसका लेवल, LH का एंड FSH का। FSH का भी गिरेगा, क्यों, क्योंकि अब थोड़ी ना किसी को स्टिमुलेट करना है, ओके, ओव्यूलेशन हो गया, अब किसी को थोड़ी ना स्टिमुलेट करना है, तो दोनों के ही लेवल गिर जाएंगे। ये आप थोड़ा सा अच्छे से बना लेना, ठीक है, मेरे पास स्पेस की यहाँ पे कमी है इसलिए इस तरीके से बना है। ओके, अब क्या होगा, अब क्या होगा, यूट्रस में देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे जब तक कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या बनाया था, और एक और काम है, जो LH होता है उसके 2 काम होते हैं। एक तो क्या करता है, ये बर्स्टिंग में काम करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को बर्स्ट करने का काम करता है, इसको फाड़ने का काम करता है, ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ओव्यूलेशन में हेल्प करता है कौन, LH। दूसरा काम इसका होता है कि इसको थोड़ा सा मेंटेन करके रखता है, इसको मेंटेन करके रखता है कॉर्पस ल्यूटियम को। देखो LH जो है वो एक तो बर्स्टिंग में हेल्प करता है, कॉर्पस ल्यूटियम सॉरी ग्राफियन जो फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल को मेंटेन करता, सॉरी देखो LH क्या करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल को क्या करता है, रप्चर, ठीक है, इसको बर्स्ट कर देता है एंड ओव्यूलेशन हो जाता है। तो किसके लिए जिम्मेदार है ये, ओव्यूलेशन के लिए LH जिम्मेदार होता है मेनली। और क्या काम है इसका दूसरा, कि जो कॉर्पस ल्यूटियम बनी है उसको मेंटेन करता है, ठीक है, मेंटेन करने का काम कौन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम करता है LH। जब इसका लेवल गिरता जा रहा है तो ये मेंटेन नहीं कर पाएगा और ये भी मर जाएगी। जब ये मर जाएगी तो कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होने वाले, सीक्रेट होने वाले जो हार्मोन है वो भी खत्म हो जाएंगे। जब ये खत्म हो गए तो बेचारे यूट्रस का क्या हाल होने वाला है वो अब आप देख लीजिए। तो इस तरीके से बढ़े जा रही थी, ओव्यूलेशन हो गया था, मस्त तरीके से इसकी ग्रोथ होती जा रही थी, किसकी, यूट्रस की लाइनिंग की बात कर रहे हैं। ये देखो बढ़ रही है, अच्छे से मोटी हो रही है। अब क्या होगा, यहाँ तक 14 दिन तक ये बढ़ी,
अब इसको पता चला कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो मर गई, तो ये भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, और नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन है, ब्लीडिंग, वो शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट जो मंथ है उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो, एक और जब ये ग्रोथ होती है तो मैंने बोला था कि यहाँ पे ये क्या करती है, कुछ ग्लैंड्स बनाती है, इनसे क्या सीक्रेट होते हैं, ग्लाइकोजन। समझाऊंगी एक बार फिर से। ग्लाइकोजन जो कि न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, किसके लिए, जो एम्ब्रियो आने वाला है, एम्बिड होने वाला है यूट्रस के अंदर, उसके लिए ये न्यूट्रिएंट्स प्रिपेयर करती है। ठीक है, कौन, एंडोमेट्रियम। अब देखो, जब ये सब कुछ खत्म हो गया, ये हार्मोन का लेवल गिर गया, क्यों गिर गया, क्योंकि ये मर गई कॉर्पस ल्यूटियम। ये किस लिए मरी, क्योंकि LH जो है वो उसका लेवल डाउन हो गया। ठीक है, उसका लेवल बिल्कुल गिर गया। ये गिरने से इसको मेंटेन कौन करेगा, इसलिए इसकी डेथ हो गई। इसकी डेथ होने की वजह से ये दोनों खत्म हो गई। अब ये दोनों खत्म हुए तो जो एंडोमेट्रियम है वो भी गिरेगी, टूटेगी वापस से, एंड दोबारा से मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। फीमेल की वजाइना के थ्रू ये ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, कि जो एंडोमेट्रियम जो अच्छे से ग्रोथ कर गई थी तो वो वापस से निकलने लग जाएगी। तो एक्चुअल में यही है पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, एक बार अच्छे से इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं, जल्दी से, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। FSH एंड LH होते हैं, कहाँ से आते हैं, जो GnRH होते हैं, फीमेल की जो बॉडी है, मतलब जो ब्रेन है, ब्रेन में से क्या निकलता है, GnRH, जो कि कहाँ पे जाएगा, हाइपोथैलेमस से निकल के पिट्यूटरी के अंदर जाएगा। पिट्यूटरी ने 2 हार्मोन बना दिए कि जो लड़की है वो प्यूबर्टी हिट कर रही है, अब उसके ओवरीज पे काम करना वो शुरू कर देते हैं, FSH एंड LH। इनका लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, पहले FSH का बढ़ता है, ओवरीज में जाके इनको स्टिमुलेट करता है। FSH कम से कम 15-20 को स्टिमुलेट कर देता है कि चलिए आपको ओव्यूलेशन में जाना है, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है उसमें जाना है, आपको एक मैच्योर ओवा बनाना है। ये 15-20 को स्टिमुलेट कर देता है। इसके साथ साथ क्या करता है, LH भी काम करने लग जाता है। तो जो ये सेकेंडरी फॉलिकल है, इसमें से एस्ट्रोजन बनेगा, इनहिबिन बनने लग जाएगा इन फॉलिकल में से ही। अब ये इनहिबिन जाके FSH को रोक देगा कि और जो फॉलिकल है उनको वेस्ट मत करिए, हमने एक को चूज कर लिया है ओव्यूलेशन के लिए, एक को ही जाना है। तो एक प्राइमरी फॉलिकल को इन्होंने चूज किया, सेकेंडरी बनाया, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल, एंड इसमें क्या है, सेकेंडरी oocyte जो कि कैसा है, मैच्योर है। ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे इसके लेवल गिरे थे दोनों के ही, अब क्या होगा, अचानक से इसके लेवल में इंक्रीमेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो एस्ट्रोजन है इसके पास पॉजिटिव फीडबैक भेजेगा कि हमने अपनी जो ग्राफियन फॉलिकल है उसको अच्छे से, मतलब मैच्योर जो फॉलिकल, इसको मैच्योर फॉलिकल भी बोलते हैं ना, कि बुक में मैच्योर ही लिखा हुआ है, तो ये बहुत मैच्योर हो गई है, अब हमें आपकी हेल्प चाहिए। किस लिए हेल्प चाहिए, इसलिए हेल्प चाहिए कि हमें ओव्यूलेशन कराना है, इसको बर्स्ट करानी है, इसको फाड़ना है। तो ये एकदम से सर्ज आएगा, LH सर्ज जिसको बोलते हैं, तो ये क्या होगा, ये बर्स्ट हो जाएगी एंड देन ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो कौन जिम्मेदार है ओव्यूलेशन के लिए, LH, मेनली LH है। FSH में भी थोड़ा सा क्या होता है, इसका लेवल भी बढ़ता है, लेकिन LH में तो बहुत ज्यादा ही सर्ज आता है, मतलब बहुत ज्यादा ही इनके लेवल में इंक्रीमेंट होता है, जिसकी वजह से ये बर्स्ट हो जाती है, ओव्यूलेशन हो जाता है। अब आप सोचिए, ओव्यूलेशन के बाद क्या इनकी ग्रोथ करवानी है, नहीं करवानी। ठीक है, वापस से ग्रोथ थोड़ी ना करवानी है इसकी, तो LH का लेवल कम हो जाएगा, क्या वापस से बर्स्टिंग करवानी है, नहीं करवानी। तो FSH एंड LH दोनों का ही लेवल धीरे धीरे गिरने लगा है। अब इन ओवरीज के ओवरी के अंदर जो फॉलिकल है उसकी बात कर लेते हैं। ओवा रिलीज होके कहाँ पे आ गया, फॉलिकल के फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ गया, एम्पुला के अंदर आ चुका है, ओव्यूलेशन हो चुका है। अब ये किसमें चेंज हो गई, जो टूटा फूटा पार्ट बचा था इसका बाहर का, ये कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो गई। जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है वो खुश हो जाती है कि अब तो फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन होगा, उसके लिए प्रिपरेशन करती है, अपने आप को मोटा ताजा बनाती है, थोड़ा सा ग्रोथ कर लेती है अपने साइज में। ये ग्रोथ कर ली 14 डेज के लिए, अपने आप में खूब अच्छे से ग्रोथ कर रही है कि फर्टिलाइजेशन होना है, मुझे 3 महीने तक यहाँ पे रुकना है, ऐसे सोच के रखती है। बट क्या होता है, 14 दिन के बाद इसकी लाइफ का एंड हो जाता है। ठीक है, और ये क्या निकालती है, 2 हार्मोन निकालती रहती है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन मेनली निकालती है जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। सपोर्ट किस तरीके से करेगा, जो एंडोमेट्रियम, जो एस्ट्रोजन यहाँ पे आके एंडोमेट्रियम को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। ठीक है, मतलब उसको प्रोलिफरेट कर रहा था, उसकी ग्रोथ कर रहा था, उसको मेंटेन करने का काम कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन। तो ये कब निकलेगा, जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगी उसके बाद। तो उसके बाद इसको अच्छे से बनाएगा। यूट्रस में चलते हैं। यूट्रस में
क्या हो रहा है, पहले तो ये जब इसके लेवल बहुत कम थे, शुरुआत में मेंस्ट्रुएशन हो रहा था, ब्लीडिंग खत्म हुई, उसके बाद एस्ट्रोजन ने इसके ऊपर काम किया और इसकी ग्रोथ करवाई। जब ये यहाँ तक आ गए हम कि कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है, तो इसका मेंटेनेंस का काम शुरू हो जाता है कि इसको मेंटेन करके रखिए, इसको खराब नहीं होने देना, इसको टूटने नहीं देना, किसको, एंडोमेट्रियम को। तो अच्छे से इसको मेंटेन करके रखता है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इसको बनाते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके काफी मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है एंडोमेट्रियम, एंड इसमें कुछ ग्लैंड्स बना लेती है कि जो भी एम्ब्रियो आएगा, मतलब अगर जो हमारा ओव्यूलेशन हुआ है, जो ओवा बना है, सेकेंडरी oocyte है, उसका फर्टिलाइजेशन होगा एम्पिला वाले रीजन में, एंड वो मेरे अंदर आके एम्बेड होगा, तो मैं उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ग्लाइकोजन बनाती है कि क्या काम करते हैं ग्लाइकोजन एक तरीके से फूड होता है एम्ब्रियो का, ओके, जो एंडोमेट्रियम के अंदर आके आने वाला होता है। लेकिन क्या होता है, ये सिर्फ इसकी एज, उम्र जो है 12 से 14 घंटे की होती है, तो यहाँ पे मर जाता है। लेकिन इसको अभी भी नहीं पता, 14 दिन तक नहीं पता चलता कि जिंदा है या मर गया या फिर इसका फर्टिलाइजेशन हो चुका है, नहीं पता चलता। तो क्या होगा, मतलब उसके बाद 14 दिन हो चुके, अब ये भी बहुत दुखी हो गया कि यहाँ पे तो कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। इनको कैसे पता चला, क्योंकि जो LH है, FSH, इनके लेवल बहुत ज्यादा गिर गए। इनके लेवल गिरने से इनको कोई संभाल नहीं सकता कॉर्पस ल्यूटियम को, इसको भी मरना ही पड़ेगा। फिर जब ये मर जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन बनाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन कौन बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा। इसकी वजह से जो यूट्रस है उसके अंदर जो लाइनिंग मोटी हो रही थी उसको मेंटेन कौन करेगा। मेंटेन अगर कोई नहीं करता किसी भी चीज को, तो ऑटोमेटिकली वो खराब होने लगती है, होती है कि नहीं होती है। तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से टूटने लग जाएगी। अगेन मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग की शुरुआत हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आया। हार्मोन्स का किस तरीके से रोल होता है समझ में आया। अब देखो जो ओव्यूलेशन है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो भी हम समझते हैं। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से थोड़ा सा मुझे बनाने में दिक्कत हुई है, तो आप इसको थोड़ा सा नीचे बनाइए एंड देन इनके लेवल को नीचे दिखा दीजिएगा। अब हम समझते हैं कि जो ओव्यूलेशन होता है उसको एग्जैक्टली हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं ओव्यूलेशन। हो सकता है हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, बट आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा मिलेगा। देखो, तो अब हम देख लेते हैं जैसे कि किसी भी फीमेल के अंदर जो ओव्यूलेशन है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कैलेंडर की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 21 डेज। अगर किसी फीमेल में 21 डेज का साइकिल है, मतलब 21 डेज के बाद ये रिपीट होता है साइकिल, ठीक है, तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करें। अगर किसी के अंदर हो सकता है 28 डेज का भी हो, 29 डेज का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, 35 डेज का भी हो सकता है, 40 डेज का भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है 28 to 29 डेज, ओके, तो ये वेरी करता है। तो अगर हम बात करें 28 डेज की, अगर 28 डेज का साइकिल है तो उसके मिड में ओव्यूलेशन होगा, ठीक है, मतलब 14th को ओव्यूलेशन हो जाएगा। अभी जरूरी नहीं है कि सब में 28 डेज का ही हो, बहुत कम ऐसी फीमेल होती हैं जिनमें 28 डेज का होता है, बहुत सारी ऐसी है जिनमें नहीं होता है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लेके चलते हैं 21 डेज को। काफी वेरी हो गए तो इसको लेके चलते हैं। जैसे आज हमारे पास है, डेट कितनी है 16 अक्टूबर है, ठीक है, 16 अक्टूबर ये है हमारे पास डेट। मान लीजिए आज 16 को क्या हुआ, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, आज पहले दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है किसी फीमेल को, ओके। तो हम क्या करें, नेक्स्ट जो ब्लीडिंग हुई मतलब 16 को शुरू हुई, ओके, तो चलिए हम एक बार इसको लिख लेते हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। मतलब कितने दिन का है इसका पीरियड, जो टाइमिंग है, मतलब इंटरवल जो बचा है वो कितना है 21 डेज का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। मान लीजिए इसको, ये अक्टूबर था, ये आ गया नवंबर, तो 5 नवंबर को इसको अगेन क्या हो गया, ब्लीडिंग हुई, मतलब इसका पहला दिन है ब्लीडिंग का। नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में इसको पहली बार ब्लीडिंग हुई 16 को, 16 तारीख को, ठीक है, ब्लीडिंग। फर्स्ट डे है मेंस्ट्रुएशन का 16th, क्लियर है। अब इसका साइकिल है, मतलब रिपीटेशन होता है 21 डेज में, तो हम कैलकुलेट कहां से करेंगे,
पहले तो हमने निकाल दिए क्या 5 दिन किसके, 1 2 3 4 5 किसके निकले, ब्लीडिंग हुई, ठीक है। 5 दिन तक मान लीजिए चली, कितने भी दिन चल सकती है। तो हमें कभी भी यहाँ से कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि ये जो फॉलिकुलर जो फेज होती है ना बहुत वेरी करती है, फीमेल टू फीमेल बहुत ज़्यादा वेरी करती है। तो यहाँ से हम कभी भी एग्जैक्ट जो टाइमिंग है वो नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो 5 नवंबर होगा उसको अगेन ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 14 डेज माइनस कर देंगे, मतलब ये जितने भी डेज हैं इनमें हम पीछे से ठीक है, पीछे से 14 डेज निकाल देंगे। मतलब यहाँ से हम शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डे, ठीक है। ये 14 डे हमने निकाले पीछे से, ठीक है। पीछे से जब हमने ये डेज निकाले तो 23rd को ओव्यूलेशन होगा। 14वें दिन 14th डे को ओव्यूलेशन होता है। ये आपको कैसे पता, क्योंकि जो हमारी कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम, उसकी लाइफ कितनी होती है 14 डेज की। तो उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है कॉर्पस ल्यूटियम बनती कब है, जब ओव्यूलेशन होता है। उसके बाद वो कितने दिन जिंदा रहेगी, सिर्फ 14 दिन, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, जो भी फीमेल है उसकी जो एंड है, जहाँ पे मतलब जैसे कि अक्टूबर में हमने बोला 16th को ब्लीडिंग शुरू हुई थी एंड नवंबर को 5 को हुई, ठीक है। तो 5 से लेके पीछे के 14 दिन हम निकाल देंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 23rd को ओव्यूलेशन होगा। अगर इसके ड्यूरिंग क्या होता है, इंटरकोर्स होता है, तो वो फीमेल प्रेगनेंसी मतलब प्रेग्नेंट हो सकती है, वो कंसीव कर सकती है बेबी, ठीक है। तो ये डिफरेंट हो सकता है। अब यहाँ से अगर हम 14 दिन निकालते हैं तो देखो कहाँ पे जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मतलब 29। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। 29 को ओव्यूलेशन नहीं, ऐसा नहीं होगा, 23 को हो जाएगा। ओके समझ पा रहे हैं इस चीज को। अगर मान लीजिए इसका साइकिल कितना है, यहाँ पे मान लीजिए 20, हम किसका बोल रहे थे, 21 डेज का था, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम कितने दिन का है, 7 और बढ़ा लें, 6 7 8 9 10 11 12 मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मान लीजिए इसका 28 डेज का है। तो अब हम क्या करें, अब हमें क्या करना है, यहाँ से 14 डे माइनस कर देने हैं, मतलब पीछे से 14 डेज, तो ये 7 तो ये हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 14 मतलब 29 को क्या हो जाएगा, इसको अगेन ओव्यूलेशन होगा। अगर किसी का पीरियड कितना है 28 डेज का है तो 29 को ओव्यूलेशन होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को, बहुत सिंपल है। अगर कोई ये बोलता है कि उसका बिल्कुल फिक्स है ही नहीं तो क्या करें। अब बिल्कुल फिक्स नहीं है, मान लीजिए किसी को 21 डेज में हो जाता है, दोबारा से मेंस्ट्रुएशन आ जाते हैं, या फिर किसी को 22 डेज में, मतलब ये भी हर महीने थोड़ा थोड़ा अगर किसी का वेरी करता है तो क्या करें। तो पीछे से हमें 14 दिन तो लेने ही है, ठीक है, पीछे से 14 दिन लेने हैं। और इन डेज को हमें क्या करना है, अब अगर हमने क्या सोचा कि 7 को मान लीजिए किसी की ब्लीडिंग हो रही है, 28 डेज ले रहे हैं, ठीक है, तो 14 तो हमें लेने ही हैं। इसमें हम थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 29 से लेके यहाँ तक का डेज को कैलकुलेट कर सकते हैं, 2-3 दिन और एक्स्ट्रा हम ले सकते हैं। उसके ड्यूरिंग हम क्या करेंगे, ओव्यूलेशन किट्स आती हैं, ठीक है, उनके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि ओव्यूलेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इससे भी पता चल जाता है। तो थोड़ा बहुत अगर किसी का वेरी होता है कि एक बार 21 डेज का साइकिल हुआ, एक बार 22 डेज का हो गया, एक बार 28 का, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। पिछले जो महीने होते हैं उनके एवरेज निकाल के आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी को एक बार 21 डेज का है, फिर 22 डेज का हो गया, एक बार 23 डेज का है, तो इस तरीके से इन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड कर देंगे तो उसका एवरेज आ जाएगा एक तरीके से। तो उसको हम देख पाएंगे कि कितने कौन से दिन ओव्यूलेशन होता है। तो ये होता है ओव्यूलेशन का प्रोसेस। आई होप आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताइए क्या प्रॉब्लम है और मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है। अब तो क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ है एंड साथ में क्या हो गया, वो
जनरेट भी हो गया, मतलब ओवा हमारा फर्टिलाइज नहीं हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल यही तो है। लेकिन नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।